मेरी मदद नहीं है, मैंने सिर्फ 3 पॉइंट लिए हैं जल्दी जल्दी, बात तो वो छोड़ के सर वो है रटा भाई सिस्टम की पॉइंट दो बार पानी तो पीना था वो ले रहा है आप ले सर सारा है ना तो देते हैं इंग्लिश नहीं नहीं ये मुझे समझ आएगा पहले ना इंग्लिश ग्रामर में छट के आना है गलत पुराना गलत तो किसका चलो इधर ध्यान दो अच्छी बात है ईगल होता है ओए गलत ईगल हम बातें बंद नहीं आती है पहली चीज तो डेप्रिसिएशन है क्या? आप नहीं जब भी किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू कंटिन्यू यूज करने की वजह से कम होती है तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे बाइक ठीक है ना? हाँ, कोई भी चीज हो, किसी भी एसेट्स को हम जब यूज करेंगे कंटिन्यूअसली तो उसकी वैल्यू डाउन होगी। ठीक है? उसको अब अपन यहाँ जो क्वेश्चन लगाने वाले हैं वो लगाना ये चीज है कि उस एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद क्या हो, हम ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। तो आपको मैं पूरा फॉर्मूला अभी एक बार में लिख दे रहा हूँ और उसमें एक चीज अपन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना चालू करें। तो पहला है इफ परसेंटेज इज गिवन, यदि परसेंटेज दिया हो। इस चैप्टर को सॉल्व करने के टोटल 16 मेथड हैं, ठीक है ना? बट आपके सिलेबस में 2 मेथड ठीक है, 16 अलग अलग तरीके जो आप आगे जाके पढ़ेंगे। बट अभी आपको केवल 2 मेथड पढ़े। अब इसमें अगर परसेंटेज दिया हो तो एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इसी को बोला जाता है शॉर्ट में FIM। क्या बोलेंगे? FIM, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसी का दूसरा नाम है कॉस्ट प्राइस मेथड, इसी का दूसरा नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। 3 नाम है एक ही मेथड, इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, कॉस्ट प्राइस मेथड। इसी का एक और नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अब इसका मतलब क्या, पहले ध्यान से समझना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 10,000 की प्रॉपर्टी आपने खरीदी और क्या लिखा मैंने, एक परसेंटेज की वैल्यू, हमको परसेंटेज दिया है 10%। तो पहले साल इस प्रॉपर्टी पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 10%। 10,000 का 10% कितना हो? 1,000। यानी सेकेंड ईयर में इसकी वैल्यू हो गई 9,000। थर्ड सेकेंड ईयर फिर से इस पे 10% लगा 1,000, कितनी हो गई? 8। फिर थर्ड ईयर में फिर से 1,000 का डेप्रिसिएशन लगा 7। अगर ये प्रोसेस चलेगी तो 10 साल बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू 0। हर साल 1,000 कम करेंगे तो 10 साल में खत्म, अगर 10% के हिसाब से चलेंगे। इस मेथड को बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसके लिए जो फॉर्मूला बना परसेंटेज निकालने का, यानी डेप्रिसिएशन को निकालने का, वो बना कॉस्ट या कैश इनटू रेट अपॉन 100। क्या फॉर्मूला बना? कॉस्ट या कैश, तो हमने हर बार 1,000 लिखा है। 1,000 कैसे आएगा? जो उसकी एक्चुअल प्राइस है, हर बार इसी का 10% निकाला जाएगा, इसको बोलेंगे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। हर बार हम इसी 10,000 का 10% निकाल रहे हैं और उसको माइनस कर दिया। तो फिर ये फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट कितनी थी? 10,000, रेट कितना था? 10% ऑन 100। 10,000 का 10 अपॉन 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा? सर रेट क्या है? रेट की जो परसेंटेज दिया 100 मतलब परसेंटेज की वैल्यू क्या, इसको क्या कैसे लिखेंगे? 100 की कॉस्ट 10,000, कैश रेट 10 हाँ अपॉन, अगर आप लिखोगे ना तो इसको इस तरह से लिखेंगे 10
परसेंट, तो ये परसेंटेज इस तरह से नहीं लिखा जाता है। सही कॉस्ट अपॉन कैश इनटू रेट अपॉन कॉस्ट या कैश होगा ना, अच्छा ऐसा या तो उसको कॉस्ट बोलो या तो उसको कैश है कि चीज। अगर ये तो हो गया कौन सा मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। ध्यान देना दूसरा मेथड, इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। नंबर एक, आपको पहला इसका नाम दिया डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। दूसरा इसका नाम है रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड। इसका एक और नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तीन नाम, इसमें एक वर्ड कॉमन है। देखो, डिमिनिशिंग का मतलब भी कम होना होता है, रिड्यूसिंग का मतलब भी कम होना होता है, और डाउन होने का मतलब भी कम होना। तीनों का मतलब है कि कम होगा। कैसे देखना ध्यान। सेम क्वेश्चन, 10,000 की मशीन है, 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है, और किस मेथड से लगाना है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड या रिटन डाउन वैल्यू। इसमें क्या चेंज होगा ध्यान देना। 10,000 का 10% पहले साल लगाया 1,000, कितना हो गया। सेकेंड ईयर में जो होगा वो इस मेथड, इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, ना कि फुल वैल्यू। तो जब इस पे लगेगा तो कितना डेप्रिसिएशन होगा, 10%, 900, 9,000 का 10%, 900 रुपये, कितना बचेगा, 80, 100। थर्ड ईयर जब डेप्रिसिएशन लगेगा तो कितना होगा, 800, 7,900, 90, 10 माइनस। इसको बोलते हैं रिड्यूस होना। देखो, पहले 1000 लगा, फिर 900 लगा, फिर 810 लगा, और नेक्स्ट ईयर कितना लगेगा, 729। लेकिन यहाँ पे फोर्थ ईयर में क्या लगेगा, सर बोलो, 100 हम कैसे करते हैं, मतलब पहले 800। एक तरीका होता है परसेंटेज निकालने का। अगर आप उस चीज को सीख जाओगे तो आपको परसेंटेज निकालना आसान है। पहले ये बताओ, ये चीज समझ में आ रही है, घट रहा है, घट रहा है वो ठीक है, किस चीज पे, किस चीज पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, वैल्यू पे। जो वैल्यू बच रही है, ठीक है ना। डन। अब मैं थोड़ा सा आपको चेंज करके बताता हूँ, ध्यान से देखना। आपको किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना है, मान लो लिखा है 9,460, इसका 10% निकालना है। प्रैक्टिकली समझना, 10/100 10% निकालने के लिए करते हैं। ये किया, ये जीरो काटा, ये किया, ये जीरो काटा। अगर मैं इसको हटा दूं तो अल्टीमेट क्या किया गया है, एक जीरो कटा तो क्या आ गया, 10%। एक जीरो कटा तो क्या आया, 10%। फॉर एग्जाम्पल 9,462 लिखा है, इसका मुझे 10% निकालना है, तो मैं एक जीरो काटूंगा। यहाँ का जीरो जब मैं काटूंगा तो यहाँ पॉइंट लगेगा। इसका मतलब क्या, अगर मुझे 10% निकालना है तो एक पॉइंट लगा दूं एक डिजिट के बाद। सिंपल सा एक लॉजिक दिमाग में बैठा लो कि अगर आपको 10% निकालना है तो आपको क्या करना होगा, आखिरी वाले नंबर को हटा देना, लास्ट नंबर, वो क्या बन जाएगा, 10%। अब अगर मैं बोलूं 5% निकालो तो क्या करो, दो वैल्यू। तो ये क्या है, 10% है, हाँ, तो 5% क्या होता है, 10 का आधा, हाँ, इसका भी आधा करो, वो 7। अब मैं बोलूं 2.5% निकालना है, तब इसका आधा होता है, इसका भी आधा करो, 2.5। अब एक चीज और ध्यान दो, अगर आपको किसी भी डिजिट का 1% निकालना है, 1%, तो सीधा फंडा है 2 जीरो काट, या आखिरी के 2 नंबर हटा दो, जैसे लिखा है 6, 3, 4, 3, 2। इसका मुझे 1% चाहिए, तो तरीका क्या है, 2 डिजिट काटती है, तो 2 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा।
तो 0 नहीं है तो मैं काट देता। इस पैटर्न को दिमाग में सेट कर लोगे तो कभी भी परसेंटेज निकालना। अब इसको परसेंटेज निकालने की प्रैक्टिस कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताऊँ। उस तरीके से अगर आपने कम से कम 50-60 क्वेश्चन लगा लिए, वो टेबल सॉल्व कर ली, तो आपको परसेंटेज निकालने के लिए कभी भी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, आप ओनली परसेंटेज निकालोगे। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा डेप्रिसिएशन का? ध्यान देना, हम किस वैल्यू का डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। पहली बार इस वैल्यू को निकाला, दोबारा इस वैल्यू को निकाला, तिबारा इस वैल्यू को निकाला, चौथी बार इस वैल्यू को, यानी जो वैल्यू चेंज हो रही है हम उस पर परसेंटेज निकालते। उसके लिए फॉर्मूला है जो बैलेंस बचा इनटू रेट अपॉन, हमने किस चीज में परसेंटेज निकाला? जो बैलेंस। अभी ये चीज हो सकता है समझ में ना आए कि बैलेंस वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूँ, तो जब न्यूमेरिकल बताऊंगा तो उसको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा तो वो चीज समझ में आई। ये तो फॉर्मूला कब यूज होगा? ये दोनों फॉर्मूले कब लगेंगे? जब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हो? परसेंटेज। बट अगर परसेंटेज नहीं दिया, परसेंटेज इज नॉट, या लिखा होगा लाइफ इज, क्वेश्चन में क्या दी होगी? लाइफ। कैसे लाइफ? कोई मशीन आप खरीद के लाए, उस मशीन की एक सर्टेन लाइफ होती है जो इतने समय तक अच्छे से वर्क करेगी, उसके बाद चलेगी लेकिन कंपनी की गारंटी खत्म। एक सर्टेन लाइफ होती है। जैसे कंप्यूटर के लिए गवर्नमेंट का कहना है कि कंप्यूटर की लाइफ है 2 साल, कार के लिए 7 साल, ट्रक के लिए 4 साल, बाइक के लिए 15 साल। गवर्नमेंट ने हर प्रॉपर्टी की एक फिक्स लाइफ सेट कर, इतने समय तक ये अपना 100% देगी, उसके बाद उसकी कैपेसिटी क्या होगी? रिड्यूस होगी। तो गवर्नमेंट बोलती है रिड्यूस होगी तो ये पॉल्यूशन फैलाएगी, इसलिए उसको डेड मान। सर वारंटी पीरियड के अंदर हम किस चीज को सेकंड हैंड बेचे तो उसका हमको मार्केट प्राइस उतना ही मिलेगा या ऐसे काउंट? सेकंड हैंड सेकंड। सर वारंटी पीरियड के अंदर है तो क्या हुआ? आपने यूज तो किया ना, यूज करने के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। भाई अब आप मोबाइल लाते हो, अब आप एप्पल लेके आए आईफोन 1.5 लाख रुपया का, उसकी वारंटी 2 साल है मान लो। अब आप बोलो कि मैं 1 साल बाद बेच रहा हूँ तो मेरे को मार्केट वैल्यू मेरे थोड़ी मिलेगी, आपने 1 साल यूज कर लिया ना, उसके मार्केट वैल्यू कंडीशन के साथ। हाँ सिंपल है। अब ध्यान रखना, अगर परसेंटेज ना दिया हो तो FIM में क्या फॉर्मूला हो? इंस्टॉलमेंट मेथड। ध्यान से देखना, कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज प्लस एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस माइनस रेसिडुअल वैल्यू माइनस एड वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ, और डीबीएम में ये कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे आपके पास 3 फॉर्मूले हैं इस पूरे चैप्टर, ध्यान देना। पहले कॉस्ट मतलब वो मशीन हमने कितने में खरीदी, इंस्टॉलेशन और एस्टेब्लिशमेंट एक ही चीज, कहीं 3 क्वेश्चन में इंस्टॉलेशन मिलेगा, कहीं में एस्टेब्लिशमेंट मिलेगा। इसका मतलब क्या समझिए, आप इस टीवी की छतरी लाए, छतरी लाके छत में रख देने से तो ना चलेगी, कनेक्शन उसको कनेक्ट करवाना पड़ता है, तो जो कनेक्ट करने आएगा वो अलग चार्ज लेगा। नहीं कंपनी वाला नहीं लेता है, वो ऑलरेडी जुड़ा है। मेरे में 2 बार आया है। बिल देखना, उसमें साफ साफ लिखा होगा एसटीपी चार्ज, और सर वो आपका लिखा होगा इंस्टॉलेशन चार्ज या एस्टेब्लिशमेंट चार्ज या सर्विस। तो अल्टीमेट आपको पेमेंट दोनों करनी पड़ी ना। मशीन की प्राइस क्या हुई? मान लो अगर आप 50,000 की कोई मशीन ला रहे हैं, उसको ला के फिट कराने में आपको 2,000 रुपये खर्च करना पड़ा, तो मशीन कितनी की पड़ी? 52,000।
भाई जब आप कार खरीदने आते हैं, कोई बाइक खरीदने जाते हैं, तो बाइक आपको बताएगा कि भाई 90,000 की, बट ऑन रोड 1,15,000 की पड़ेगी। दोनों में क्या फर्क है? शोरूम प्राइस है 90,000, हाँ ठीक है मैं समझता हूँ। है ना? लेकिन ऑन रोड का मतलब क्या है? उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होगा, आरटीओ उसका आरटीओ लगेगा, उसका इंश्योरेंस लगेगा, प्लस उसमें एसेसरीज लगेगी। जो कंपनी को लगाना जरूरी है। हाँ, उन सब के चार्जेस उसमें नहीं जुड़ते। तो पेपर में ऐड आता ना 40,000 में गाड़ी उठा ले, हाँ 40,000 में नहीं, जब आप पहुंचोगे तो 70,000 की हो जाए, क्योंकि ये सब जुड़ जाता है। पहले इंश्योरेंस होता था 1 साल का, अब इंश्योरेंस होता है 5 साल का। यानी जो पहले आप इंश्योरेंस का 3,000 देते थे, अब इंश्योरेंस का आपको 15,000 जमा करना पड़ता है पहले से। नहीं करूँ गाड़ी नहीं मिलेगी गवर्नमेंट नहीं कंपनी। ठीक। अब ध्यान देना, ये हुआ क्या? ऐड होने वाला है। अब दूसरा है रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। ये क्या है? रेसिडुअल बोलो या स्क्रैप बोलो, इसका मतलब ये एक सर्टेन लाइफ के बाद ये मशीन लगभग कितने में बिक जाएगी, ये अंदाजा। भाई आप 40,000 1,00,000 रुपए की बाइक लेके आए, 5 साल यूज करने के बाद एक अंदाजा होता है कि ये बाइक लगभग इतने में बिक जाएगी। जैसे हीरो होंडा की जो बाइक्स होती है उसकी रीसेल वैल्यू अच्छी थी, यानी अगर आपने 5 साल 10 साल यूज भी कर लिया तो भी वो 20-22,000 में बिक जाती है अगर ठीक कंडीशन में। लेकिन उसी की जगह आप टीवीएस या बजाज में चले जाओ तो उसकी रीसेल वैल्यू 10 से 12,000। रीजन हीरो होंडा के इंजन में और टीवीएस और उसके इंजन में बहुत बड़ा रिलायबिलिटी नहीं। रिलायबिलिटी, दोनों की क्वालिटी में फर्क। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं? जितने वो 5 साल बाद या 10 साल बाद या जो भी लाइफ दी है, इस लाइफ के बाद जितने साल में ये बिकेगी वह स्क्रैप वैल्यूज को हमको क्या करना है? इस टोटल से माइनस और फिर डिवाइड कर देना, तो क्या मिल जाएगा हमको? तीनों ही कंडीशन हम निकाल क्या रहे हैं? पहली कंडीशन है परसेंटेज दिया होगा, दूसरी कंडीशन है परसेंटेज नहीं दिया होगा यानी लाइफ दी होगी। परसेंटेज जब दिया हो तो एफआईएम और डीपीएम दोनों में फॉर्मूला है, लेकिन जब परसेंटेज नहीं दिया होगा, लाइफ दी होगी, उस केस में हमारे पास केवल एफआईएम में फॉर्मूला है, डीपीएम में फॉर्मूला नहीं है। डीपीएम में इसको सॉल्व नहीं किया। कंडीशन क्लियर? ये तो होगा थ्योरी। अब आपके जो बुक में क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन का वैरायटी कितनी है, ध्यान देना। पहला 1 एसेट, एक ही प्रॉपर्टी, कुछ क्वेश्चन इसके दिए होते हैं। फिर है मोर देन 1 एसेट, मल्टीपल एसेट, जैसे एक मशीन आपने आज खरीदी, एक 2 दिन बाद खरीदी, एक 4 महीने बाद खरीदी, एक 3 साल बाद खरीदी, एक 2 साल बाद खरीदी। तो जैसे मान आपका ट्रक का बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट, एक ट्रक आज आपने खरीदा, काम चालू कर दिया, साल भर बाद 2 साल बाद तुमने एक और ट्रक खरीद लिया, 2-3 साल बाद एक ट्रक और खरीद लिया, 2-3 साल बाद एक ट्रक और खरीद लिया, तो आपके पास टोटल 4 ट्रक, वो हो गया मल्टीपल एसेट। थर्ड इज सेल्स ऑफ, जैसे एक ट्रक आज आपने खरीदा, आप यूज कर रहे हो, अगले साल दूसरा खरीदा, उसके अगले साल तीसरा खरीदा, और जब चौथा साल आया तो तुमने पहला वाला ट्रक बेच दिया क्योंकि वो खराब हो गया था या कमजोर हो गया था, आपने चौथे साल बेच दिया। 5वें साल आपने एक ट्रक और ले लिया, 6वें साल आप जाकर के आपने दूसरा वाला बेच दिया। दैट इज कॉल्ड सेल्स ऑफ एसेट्स। ठीक, ये 3 तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस में आती है। तो ये तीनों वैरायटी आपको इस मेथड में भी करनी है और ये तीनों वैरायटी आपको डीपीएम में भी करनी है। आज हम बात करेंगे सिंगल एसेट, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व, फोटो खींच के ग्रुप में डाल। में नहीं आज खड़ा रही पर वो खाई इट्स
my ego. नहीं दिखा नहीं जी। अरे इसके पहले वो आपकी बात चल रही ग्रुप बना देना, ग्रुप में ऐड तो करिए भैया। मैं तो पहले से ऐड हूँ। नहीं है ग्रुप का नाम ये आर के लिखा होगा देखो। DRARK टेस्ट का फुल फॉर्म क्या है? डॉक्टर मेरे को याद था डॉक्टर सर का नाम ही है क्या? डॉक्टर राम अशोक कुमार है ना सर? हाँ राजेश सत्रवाल का है। फर्जी नाम चला रहे सर को जानते हैं कहाँ सर कितने बिजनेस है? अकाउंट वाले मास्टर हैं यहाँ से आप कॉस्मेटिक की शॉप चलाते हैं। सर आपकी कॉस्मेटिक की शॉप है, बता दीजिए कहाँ पे हम लोग पहुँच जाएंगे। हम पहुँचे रिमोवेल पहुँच जाएंगे। बदल मत एक किलो हो गया। डेलीवरी देना पड़ता है। है पानी अरे पानी ये है तो दो ना महागरा बोल नहीं रहा। बुक में पहला क्वेश्चन देखो। 747 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये एक जैसे हैं, ठीक है ना। मैं आपको सेकंड वाला बता रहा हूँ। ये मेरा करके दिखाओ ना। वो हैप्पी बर्थडे हाफी ध्यान देना, बाद में हल्ला बचाओ नहीं बनना। वही आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप सबसे ऊपर पहले समरी बनाओगे, 2 पार्ट 3-4 लाइन। इसको बोलते हैं परचेज, इसको बोलते हैं सेल। यानी हमने कौन सी मशीन खरीदी और कौन सी मशीन बेची, इसकी समरी हम पहले से बना लेंगे ताकि हमको क्वेश्चन बार बार ना पढ़ना। 3 चीजें ध्यान रखना, केवल डेट, अमाउंट और परचेज है कि सेल। डेट और अमाउंट, इस पे खास ध्यान देना है। यानी जो नंबर्स लिखे हैं उन पे ध्यान देना है, और परचेज है कि सेल। पढ़ते हैं क्वेश्चन। On 1st January 2013, a machine was purchased for 38,000 and 2,000 was paid for its erection charges. Full stop, रुक जाओ, comma and full stop में रुकना है। अनुमान चली से ऐसे नहीं पढ़ना, ठीक है। पहले क्या मिला, डेट मिली 1 जनवरी 2013। यहाँ मैंने लिखा तो परचेज था, इसलिए मैं परचेज साइड में लिख रहा हूँ। जनवरी 2013 कितने में खरीदा है? 30। और मैंने बताया था आपको इरेक्शन चार्जेस क्या हो जाता है। 347 इरेक्शन चार्जेस हम क्या करते हैं, प्लस। ये फॉर्मूला लिखा था ना, इरेक्शन चार्जेस में हम क्या कर देते हैं, ऐड। रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, माइनस। स्क्रैप वैल्यू मतलब 3 साल बाद 5 साल बाद वो मशीन कितने में बिकेगी, वो माइनस होगा। एस्टेब्लिशमेंट चार्ज, इरेक्शन चार्ज, इंस्टॉलेशन चार्ज, जो भी चार्जेस होंगे वो ऐड होंगे। तो कितना खर्चा आया इसको लगाने में, इसको 2000। तो मशीन की वैल्यू क्या होगी, 40,000। नेक्स्ट लाइन पढ़ो क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन फॉर द सेम इज चार्ज 15% पर एनम। लिखा है, तो हमको नंबर मिला क्या, 15% पर एनम। हमको नंबर्स नोट करने हैं सारे। डेट नंबर है, अमाउंट नंबर है, परसेंटेज नंबर है, सारे नंबर उठाने। एक चीज पर ध्यान रखना है कि हमारा जो मेथड है, यानी वो परचेज है कि सेल्स है, कि हमको सीखना है। अगली लाइन क्या लिखी पढ़ो, पर एनम यूजिंग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। कौन सा मेथड लगाना है, FI फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। अगली लाइन पढ़ो क्या लिखा है, प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर। अब 3 ईयर को वर्ड्स में लिख दिया, इसका मतलब वो नंबर ऐसा नहीं कि नंबर ना रहेगा। कितने साल का अकाउंट बनाना है, 3 ईयर। अगली लाइन, द फर्म क्लोज इट्स बुक अकाउंट ऑन 31 दिसंबर। 3 इयर्स का बने लिखा,
पुरानी सूत्र। खत्म है, सच्ची में नहीं है। ठीक है, खत्म हो गया। ठीक है, तो आप ध्यान रखना ये बनेगा कैसे। ये इतना अगर आप एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो आपको सिर्फ इतना करना है कि इसकी समरी बना के इसके बाद क्वेश्चन पेपर को पलट के डाल दोबारा क्वेश्चन देखने जाओगे गड़बड़ होगी। ठीक, अब सॉल्व कैसे होगा ध्यान देना। लेजर जैसे बनाते थे, जैसे लेजर बनाते थे, लेजर में दो साइड होते थे, डेबिट और क्रेडिट, दोनों तरफ चार चार कॉलम होते थे। यहाँ भी वही, देखो बीच से पेज को दो टुकड़े में बांटा, ये अमाउंट का कॉलम और इस तरफ डेट का कॉलम, ऐसे इधर डेट का कॉलम और ये अमाउंट का कॉलम। बस इसका नाम होगा, जिस भी एसेट को आप खरीद रहे हो, मशीन खरीद रहा है तो मशीन, बिल्डिंग होगा तो बिल्डिंग, फर्नीचर होगा तो फर्नीचर, ट्रक होगा तो ट्रक, उसका नाम लिख देना है। कॉलम के नाम क्या है, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो गलती नहीं होगी, दिक्कत भी नहीं होगी। ध्यान, इस साइड में परचेज लिखा है, जो भी परचेज होगी इधर रिकॉर्ड होगी, और सेल्स इधर लिखा है, जो भी सेल्स होगी कहाँ रिकॉर्ड होगी, यहाँ सेल्स तो मिला, ठीक, जगह खाली है। अब यहाँ पे इसका यूज कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन। अब फॉर्मूला चेक करो, FIM में परसेंटेज दिया हो तो क्या फॉर्मूला होता है, कैश या कॉस्ट इनटू रेट अपॉन वैल्यू आ जाएगी। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, फॉर्मूला देखोगे तो पता चल जाएगा। कैश या कॉस्ट कितनी है हमारी मशीन की कॉस्ट, 40,000, रेट कितना है 15%, तो 15/100 which is value is 6, ये हमने निकाल लिया। अब ध्यान दो करना कैसे, क्या डेट डली है 2013 1 जनवरी, 2013 1 जनवरी। हम यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट, कितनी वैल्यू है 40, डन। ध्यान देना 2013 ईयर का एंडिंग कब होता है 31 दिसंबर। ठीक है, अब यहां हमको दो काम करने हैं हर साल। पहला बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और बाय बैलेंस शीट। ध्यान देना, कितना डेप्रिसिएशन निकाला है तुमने, ध्यान देना सब चीज दिमाग में बैठेगी। 40,000 की मशीन में 6,000 रुपये वैल्यू कम हो गई, तो अब कितनी बची, बैलेंस कितना बचा, हमने ये 34 कैसे आया, 40,000 में से, यानी जो इधर वैल्यू लिखी है उसमें से डेप्रिसिएशन को घटा दिया तो हमारा क्या आ गया बैलेंस, एक साल बाद की वैल्यू हो गई। ध्यान देना सेकंड ईयर कैसे बनेगा, ये जो लिखा है तुमने इसमें भी डेट होगी 31, ये जो लिखा है क्या लिखा है बैलेंस शीट, ये एज इट इज यहाँ आ जाएगा अगले साल 2014 दिसंबर के बाद कौन सी डेट होगी जनवरी, 1 जनवरी। यहाँ इसका नाम हो जाएगा टू बैलेंस CD से बन जाएगा ये, कितनी वैल्यू लिखी है वहां, सर ये CDD मतलब कैरी डाउन ब्रॉट। ठीक, अब यहाँ 2014 पूरे साल आपने उस मशीन को यूज किया, ईयर का एंडिंग आया 31 दिसंबर, यानी इधर क्या बताया था क्या काम करना पड़ेगी, तो डेप्रिसिएशन और बैलेंस हम लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय बैलेंस। कितना डेप्रिसिएशन 6,000, अगले साल जब हमने उसको मशीन को यूज किया तो उसकी वैल्यू 6,000 रुपये से कम हो गई, अब कितनी बची 28,000, 34 में से 6 गया, टोटल आ जाएगा 34, और इधर भी लिख देंगे टोटल 34।
ध्यान रखना ये टोटल का जो लाइन है दोनों तरफ सेम होनी चाहिए, सेम जगह पे। ऐसा ना हो कि एक जगह ऊपर एक जगह नीचे, सेम रो। ठीक है ना, कॉपी। अब ये इसमें भी डेट 31 दिसंबर है। अगले साल 2000 क्या आएगा? 15, 1 जनवरी। जो यहाँ लिखा है तो सीधी से क्या बन जाएगा? दीदी क्या वैल्यू है? फिर हमारे पास दो ही काम है, 2015 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय बैलेंस। चलेगा? कितना डेप्रिसिएशन लिखा है? कितना बचेगा? बोले कब तक चलेगा वैसा कहानी? बोलो कब तक चलेगा? नहीं 3 साल का। हाँ, कितने साल तक चलाना था? 3 साल। 1 2 3 खत्म। चेक डाउन। कौन सी है यार? आंसर कितना आया? सेकंड क्वेश्चन का 22,000। कितना आ रहा था? आ रहा है? ये आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है? अब इसी तरह से आपको क्या करना है, इसको तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है ना, ग्रुप को ऐड कर देगा तो वो वाला भी डाल देगा। इसकी फोटो खींच लो उसको डाल। अब आपको करना क्या है, ध्यान दो। अरे छोड़ पास। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 इसकी समरी बना के अभी दिखाओ 15 मिनट। सर पहले ये मैंने समरी बताई है ना, इसको बना के दिखाओ ताकि घर से लगा के आओ। यार कुछ नहीं इसको करना। ये वाले बोर्ड में तो सब है। क्वेश्चन पीछे होगा। सर बोर्ड में पीछे होगा। जनरल एंट्री करने के साथ साथ लिखा है कर थोड़ा सिंपल। भाई स्टार्टेड बिजनेस वाली एंट्री तुम्हारी है तो क्या हुआ? कैसे अकाउंट दिया, गुड्स अकाउंट दिया, फर्नीचर अकाउंट दिया, बिल्डिंग अकाउंट दिया, टू कैपिटल। अगला परचेज गुड्स कैश फ्रॉम राम फ्रॉम श्याम, कैश अकाउंट दिया, राम अकाउंट दिया, श्याम सॉरी परचेज अकाउंट दिया टू कैश टू राम टू श्याम। उदाहरण पेड फॉलोइंग एक्सपेंस, वेजेस अकाउंट दिया, सैलरी अकाउंट दिया, ड्राइंग अकाउंट दिया, डोनेशन अकाउंट दिया टू कैश। इन्होंने क्या किया है, पूरी एंट्री को मिक्स करके पढ़ा दिया। इन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट एंट्री नहीं बनाई है, काम चलाया। ये एक तो उसमें से क्वेश्चन, एक तो उसमें से वहां सब पर भर सकते ये वाला कैश का लेजर बना। हां सर मैं ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में 3 पॉइंट लिख के आई हूं। जनरल तो आया सर कैश पे चेक को बंदी दो ऊपर बात पे बर्बाद हो रहे हैं। ये सेल्स बुक बनी।